हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महात्मा गांधी ने जिद्दोजहद आज़ादी को एक नया मोड़ दिया, उसे अवामी तहरीक बनाया, अशरफिया तबके से निकालकर मिडिल क्लास गरीब मजदूर किसानों के हाथों सौंप दिया। आज़ादी के नारे सारे बरसगीर में गूंजने लगे। उन्होंने मुखालिफ साम्राज्य समतों का तयन किया, उसे अमनो आश्ती से हम-आहंग किया, भाईचारे की तलकीन की, मुसलमानों को मोहब्बत से गले लगाया, उनके एहसासात का एहतराम किया, खिलाफत तहरीक की मुकम्मल तायद की, उसे कौमी यकजहती को बामे अरूज पर पहुँचाया, फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ते हुए अंधेरे में उख़ुवत व मोहब्बत की मशअलें जलाईं। अपने दुआया जलसों में गीता और इंजील के साथ कुरान शरीफ की आयतों का भी विर्द किया। उनके लबों पर यही मुनाजात रही, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। आपने हज़ारों बरस आदर्शों में एक नई रूह फूंक दी। अहिंसा, अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का तजर्बा किया। उसे बुज़दिली नहीं, एक क़ुव्वत और नाकाबिल तस्खीर जज्बे से मौसूम किया। महात्मा गांधी जैसी हस्तियाँ रोज़ रोज़ इस दुनिया में नहीं आती। ऐसे अजीम इंसान सदियों में पर्दे आफाक पर नमूदार होते हैं और अपने कारनामों से आलम को रोशन कर देते हैं। उनके योम विलादत के मौके पर हम यहाँ उन्हें खिराज तहसीन देने जमा हुए हैं। मैं दानिश्वरों का तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे यहाँ दरमियान में आलमी शोहरत याफ्ता मौरिख़ प्रोफेसर रतनलाल हंगलू हैं। उनका तारुफ़ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ताहम मैं इतना कहता चलूँ कि वह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ से वाबस्ता हैं। वो सदर शोबे तारीख़ हैं। उनका तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला जारी व सारी है। उनका इल्मी तबहुर बेमिसाल है। कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और वो वेस्ट इंडीज़ की दानिशगाह में बरसों तक पढ़ाते रहे। हमारे दरमियान में डॉक्टर तहसीन बिलग्रामी साहबा मौजूद हैं। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फायज़ हैं। उनकी किताब सोशो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद शाया हो चुकी है। उनकी तारीख़ पर, असरी तारीख़ पर बिलखुसूस गहरी निगाह है। तो मैं सबसे पहले मुमताज़ मौरिख़ दानिश्वर प्रोफेसर रतनलाल हंगलू साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो महात्मा गांधी के कौमी यकजहती के नज़रिए को उजागर फरमाएँ। महात्मा गांधी एक बैनुल अक़वामी सतह की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है जी। और मुझे लग रहा है जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक महात्मा गांधी का नाम और महात्मा गांधी की कारनामे, महात्मा गांधी के टीचिंग्स जो हैं लोगों के सामने आती रहेंगी। जी। गांधी जी ने कई मसलों मसाइल पे मतलब काम किया है। सबसे पहले उन्होंने तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया 1915 के दौरान। फिर 1915 में ही जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ जंग आज़ादी जो पहले स्टार्ट हो चुकी थी इनफैक्ट उसको एक नई शक्ल बख्श दी। जी जी। जंग आज़ादी लड़ने के लिए हमें कई कौमों को, कई अफराद को, कई जमातों को इकट्ठे करके एक आज़ादी की जंग लड़नी थी। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अमन, सच्चाई और अहिंसा का नारा दिया। जी। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है पूरे कौम की, पूरे हिंदुस्तान में एक यकजहती का माहौल बन पड़ा जी। और उसी के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छोड़ी जी। जिसमें वो 1947 तक कामयाब रहे और अंग्रेज़ों को देश से बाहर कर दिया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए तो महात्मा गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया है। जी। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी और जिन्ना के
जो इंटरेक्शन हुई है, जो डायलॉग रहे हैं, जो आपस में मतलब सियासत में बातचीत चली है, अगर उसके नज़रिए से देखा जाए तो महात्मा गांधी कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी के दिल में हिंदू से ज़्यादा मुसलमान के लिए जो है एक मोहब्बत और जगह थी, तो वो कभी देश का बंटवारा इन चीज़ों पे नहीं चाहते थे। आपको मालूम होगा कि जब सन 47 में हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो महात्मा गांधी उस वक्त भी जो है पाकिस्तान जाने पर तैयार हो गए थे जी, लेकिन बदकिस्मती से वो शहीद हुए। और शहीद भी इसीलिए हुए क्योंकि वो कौमी यकजहती चाहते थे, इसीलिए जो है समाज दुश्मन अनासर ने उनका कत्ल किया। डॉक्टर तहसीन बिलग्रामी मोहतरमा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो महात्मा गांधी ने जो अनटचेबिलिटी या छुआछुई की जो समाजी लानत है उसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर कोशिश की। तो इस पहलू पर महात्मा गांधी के नज़रिए के इस एस्पेक्ट या इस पहलू पर आप थोड़ी रोशनी डालें। ये जो मसला है ये गांधी जी ने शुरू किया था, आज तक भी ये ज़िंदा है, लेकिन इसके इक़दामात भी कई किए गए हैं। जो बिछड़ा हुआ तबका था उनको समाज में ज़्यादा जगह नहीं दी जाती थी। शुरू से ही ये हुआ है कि ये बिछड़े हुए तबके के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि वो अगर कहीं पानी लेने जाते थे तो उन कुओं पर या जो है तालाबों पर भी उनको इजाज़त नहीं थी कि वो पानी लें। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि वो सड़क तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके खातिर गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। वो नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरीक़े के क्या कहेंगे तफरीक हो या दर्जाबंदी हो। वो चाहते थे कि सब समाज एक हो, और उनके नज़रिए में सारे लोग खुदा के बंदे थे और हिंदू तबके में ये तफरीक़ा वो नहीं चाहते थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ ये चाहते थे कि एक अलहदा पॉलिसी इख्तियार करें, अलहदा इनकलाबी पॉलिसी इख्तियार करें। उसको भी गांधी जी ने तस्लीम नहीं किया, और वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई अछूत ना हो, कोई ज़ात पात का कोई तसव्वुर भी ना हो, और ऐसी कौम को वो तश्कील देना चाहते थे जो एक हो। और उनका मानना भी ये था कि हिंदुस्तान को आज़ादी जब ही मिल सकती है जब समाज में कोई भी दर्जाबंदी ना हो, समाज में कोई भी ज़ात पात के अछूत का कोई नज़रिया ना हो। और उन्होंने एक लीग भी क़ायम की थी जिसको हम कहेंगे एंटी अनटचेबिलिटी लीग, वो क़ायम किए थे। और इस लीग में कई अनटचेबल्स जो अछूत ख़ानदान के लोग थे शामिल थे, लीडर्स शामिल थे, जिसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। और इस लीग का अहम मकसद ये था कि इनको फिर से वो सारी चीज़ें सहूलतें फराहम करें जो बदसलूकियाँ उनके साथ हो रही थी उसको ख़त्म करें। और उस ज़माने में 1933 से लेकर 1934 तक वो 12,500 किलोमीटर का दौरा किए हिंदुस्तान का, और जगह जगह जाकर लोगों को समझाने लगे कि ये समाजी मसावात होना चाहिए, उस पर ज़ोर देने लगे, और लोगों को समझाने लगे कि इस तरीक़े के तफरीक़ा नहीं रखना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने क्या कहेंगे आप चंदा भी इकट्ठा किया, और ये जो एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो उन्होंने क़ायम की थी बाद में उसका नाम पड़ा हरिजन सेवा संघ के नाम से वो मशहूर हुए थे। और इस लीग के खातिर वो जगह जगह गए और चंदा इकट्ठा किए और ये सारे चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए। आज भी हम देखेंगे कि कई मकामात पर कई गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में भी ये एक डिपार्टमेंट के तौर पर शुरू किया गया है एंटी, जिसको हम बोलेंगे सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। मैकडोनल्ड अवार्ड जब दिया गया था कि अलहदा इंतखाबी हल्के बनाए गए थे बिछड़े हुए तबक़ात के लिए, तो महात्मा गांधी ने उसको कबूल नहीं किया। और उस सिलसिले में महात्मा गांधी ने इंडिफिनिट फास्ट रखा। हाँ, इंडिफिनिट जेल में ही थे जब, मरण बर्त रखा उन्होंने, और जब यरवदा जेल में थे तो जब ही ऐलान कर दिए थे कि वो मरण व्रत रखेंगे जब तक का कि ये समाजी मसावात, ये सेपरेट इलेक्टोरेट या अलहदा इंतखाबी हल्कों के तस्वुर को जब तक ख़त्म ना किया जाए वो अपना मरण व्रत। हिंदू समाज मुत्तहिदा है, बिल्कुल सारा हिंदुस्तान एक है, सारे अक़वाम एक है, हिंदू मुस्लिम कास्ट हिंदू बिछड़े हुए लोग, ये सारे तफरक़े महात्मा गांधी ख़त्म करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपनी जान को जोखों में डालकर मरण व्रत रखा, और उस वक्त तक रखा वो जब तक कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे सुलह नहीं की
और फिर दोनों में गुफ्तगू शुनीद हुई और उसके बाद फिर समझे कहने काबिल कबूल हल तलाश किया गया। बिल्कुल। बहुत दिनों तक वो एक हरिजन न्यूज़पेपर भी चलाए, चीज़ों को दूर करने के लिए हरिजन न्यूज़पेपर भी चलाए बहुत दिनों तक। गुजराती में एक पर्चा निकालते थे नवजीवन और यंग इंडिया अंग्रेजी में निकालते थे, और 6000 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था उसका उस आर्टिकल का उन्वान था हिंदू मुस्लिम टेंशन्स क्यूर्स काजेस एंड क्यूर्स। वो ये चाहते थे कि कौमी इत्तेहाद पैदा हो, ये उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी। और एक चीज़ मैं आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की ज़िंदगी में ये फास्टिंग का बहुत अहम किरदार रहा है। उनकी दावती ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू रहा है। मैं समझता हूँ कि ये फास्टिंग का तस्वुर अमली तौर पर महात्मा गांधी ने उसे अपनाया और अमली जमा पहनाया। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी कायद ने, किसी भी रहनुमा ने इस किस्म के हथियार को वो एक रूहानी तस्वुर था, बिल्कुल वो अपने पर वो करते थे, अपनी ज़ात अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना चाहते थे किसी काज के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह पर कुछ थोड़ी रोशनी डालिए, और नमक का जो कानून, उस पर जो टैक्स फिरंगियों ने आयद किया था, उसकी वजह से किसान, मजदूर और गरीब आदमी दबा जा रहा था, और महात्मा गांधी का ताल्लुक़ खातिर हमेशा गरीबों से रहा है। महात्मा गांधी ने दंडी मार्च 1930 में शुरू किया, 12 मार्च को, जो कि 6 अप्रैल तक 1930 में चला जी, और इसमें उनका साथ 278 लोगों ने दिया जी, और जुलूस की शक्ल में 60,000 लोग इसमें शामिल हुए, जिनमें लगभग 30,000 लोग जो है अरेस्ट भी किए गए। अंग्रेज़ों ने काफ़ी दबाव डाला। और ये बुलबुल हिंद सरोजिनी नायडू भी साथ थी। सरोजिनी नायडू भी साथ थी। इनफैक्ट सरोजिनी नायडू भी, उनके जो 278 लोग थे मतलब जो उनमें शामिल थी, और 60,000 लोग बाकी जो है जुलूस की शक्ल में सूरत करके शामिल हुए। और ये अहमदाबाद से दंडी तक निकाला गया, और वहाँ पर उन्होंने जो है समंदर के किनारे दिखाया कि कैसे हिंदुस्तानी लोग खुद कफील हो सकते हैं नमक प्रोड्यूस करने में, और जो कि अंग्रेज़ों को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि इसके एक बहुत ही ये नतीजा था कि हिंदुस्तानी लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तब तक जो है हमने देखा कि रोलट एक्ट के दौरान ही काफ़ी टैक्स लगाया गया था इनफैक्ट हिंदुस्तानियों पर, तो इससे अंग्रेज़ों को मनवाने में जो है काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी महात्मा गांधी को, और अंग्रेज़ों को मनवाने में काफ़ी कामयाब भी रहे। जो बात आप कर रहे थे पहले, इससे पहले कि आप जिक्र कर रहे थे महात्मा गांधी के रोज़ा कशी पे या फाका कशी पे, इनफैक्ट हम देखते हैं कि जबकि महात्मा गांधी की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर चूँकि वो जैन मज़हब से थे और वैश्य कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, बुद्धिज़्म का, जैन मज़हब का और ट्रेडिशनल हिंदू मज़हब का भी, हालांकि तमाम मज़हबों का जो है मतलब काफ़ी असर रहा है उन पर, लेकिन जैन मज़हब का हम देखते हैं काफ़ी इस पर मतलब रहा है। हमने देखा कि जब वो वेजिटेरियनिज़म की बात करते हैं तो एक बार शेख महताब जो उनके दोस्त थे, जब उन्होंने इनको बकरी का गोश्त खिलाया और अपने बचपन में ही इनफैक्ट, तो तब अपने आप को ये गिल्टी समझने लगे कि हम कैसे अपने माँ बाप के सामने ये बात छुपाएंगे। तो इसलिए उस वक्त भी इनने ये फाका कशी जो है इख्तियार की। लेकिन फाका कशी की हिंदुस्तानी तवारीख में हमें बहुत पुरानी एग्जाम्पल मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हमारे यहाँ कश्मीरी तवारीख में कलहन कहते हैं कि फाका कशी को संस्कृत में प्रयोपवीसा कहते थे। तो प्रयोपवीसा जो पहली 7वीं 8वीं सदी में भी जो है हुआ, इसलिए महात्मा गांधी हिंदुस्तान की तवारीख का भी पूरा मुताला किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो साबरमती आश्रम से शुरू हुई, उसकी एक खुसूसी ये भी रही है कि महात्मा गांधी ने 200 मील का सफ़र 300 मील का सफ़र पैदल किया। हाँ जी, 300 मील का सफ़र पैदल किया और ये 60,000 लोग उसके साथ 300 किलोमीटर पैदल चले। वाह! उसी से अंग्रेज़ी हुकूमत हिल गई, काफ़ी हिल गई इनफैक्ट। और जाहिर बात है कि उन्होंने एक अलामती वहाँ पे इजहार किया, नमक के क़ानून को तोड़ा और सारे हिंदुस्तान के साहिलों पर लोग नमक साजी करने लगे। उसका बहुत गहरा असर जंग आज़ादी की तहरीक पर पड़ा। मैं इधर फिर डॉक्टर तहसीन बिलग्रामी की जानिब आता हूँ।
और मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे हिंदुस्तानी समाज में महात्मा गांधी ने महसूस किया कि शराब जैसी लानत है और उस शराब का शिकार लोग न सिर्फ खुद तबाह हो रहे हैं बल्कि अपने पूरे परिवार और ख़ानदान को भी बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने तहरीक आज़ादी में बहुत से समाजी तामीरी कंस्ट्रक्टिव उसूलों को भी पेश किया, जिसमें ये एक बहुत सुलगता हुआ मसला था नशाबंदी जी, जिसको आज भी हमारी बस रियासती हुकूमतें भी लेके बढ़ती हैं, प्रोहिबिशन या नशाबंदी। तो आप ज़रा नशाबंदी पे कुछ रोशनी डालिए। समाज में ये ऐसी लानत है जो कि दूर करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और दिलो जान से कोशिश की कि समाज से नशाबंदी दूर हो, नशाबंदी लानत दूर ख़त्म हो। और ये जो पॉलिसी है, सबसे पहले जब वो इरोड गए थे पेरियार के घर, तो वहाँ पर जाने के बाद उनकी बीवी और उनकी बहन नागामल और खन्नामल दोनों ने वहाँ के जो देहाती लोगों के जो असरात थे नशाबंदी पे, जो उनके बीवियों पर नशा करने के बाद बीवियों पर जो जुल्म हुआ करता था, तो उसके बारे में समझाया और ये चाहा कि एक ऐसी पॉलिसी शुरू करें ताकि नशाबंदी का खात्मा हो, नशीली अशिया का इस्तेमाल का खात्मा हो। और वहाँ पर लोग शराब पी कर अपने बीवियों पर जुल्म करते थे, बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते थे और ना अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा समाज में ये बदउनवानियाँ फैल रही थी। तो ये पॉलिसी वहीं से शुरू हुई। पेरियार जो कि गांधी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनका साथ दिया और वो सारे नशाबंदी के जितने भी दुकानें थे, पिकेटिंग जो धरना किए और वो ख़त्म करना चाहते थे सारे हिंदुस्तान में, और बरतानवी हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि ये नशाबंदी के जो दुकानें हैं उसको ख़त्म, शराब की पाबंदी लगाएं। जब हम महात्मा गांधी की शख्सियत पर नज़र डालते हैं, जितनी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हिंदुस्तान में हुई है या बाकी देशों में हुई है, उन पे तो प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी मतलब एजिटेशनल मोड इख्तियार होता था, काफ़ी जोर दिया। लेकिन महात्मा गांधी जी की एक शख्सियत इन्हीं की खाली एक शख्सियत है जो खाली प्रोटेस्ट पर ही जोर नहीं देती, लेकिन समाजी बुराइयों को दूर करने में भी जोर करती वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो मास बेस्ड प्रोटेस्ट था, तो आम लोग भी जो है उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर, उनकी बाकी अखराजात वगैरह जो है उन पर भी काफ़ी ध्यान देते थे। बिल्कुल सही। और गांधी जी ये चाहते थे कि एक साफ़ सुथरा समाज हो जिसमें ये सारी चीज़ें, पाकीज़ा समाज हो, क्योंकि उनकी खुद ज़िंदगी इतनी साफ़ सुथरी, पाकीज़ा और तक़वे के साथ थी, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका हिंदुस्तानी समाज भी वैसे ही रहे। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप महात्मा गांधी के इस फ़लसफ़े को भी थोड़ा सा उजागर करें कि किस तरह से उन्हें सत्याग्रह को फ़रोग़ दिया, प्रमोट किया। सत्याग्रह ही को उन्होंने बहादुर कहा, एक शजी और दिलेर शख्स होता है सत्याग्रही। लिहाजा जब हम देखते हैं कि अदम वो नॉन कोऑपरेशन तहरीक में, तहरीक मवालात में, जब चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है, तो आप उसको मुअत्तल कर देते हैं इस वजह से कि एक सत्याग्रही तशद्दुद या वायलेंस का शिकार नहीं होता। तो इस नज़रिए पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। सत्याग्रह महात्मा गांधी का जो है ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा। जैसे हमने पहले कह चुके हैं कि अहिंसा एक बहुत ही बड़ा मतलब औजार था, उनके पास एक औजार था जंग आज़ादी लड़ने के लिए। सत्याग्रह उसका एक दूसरा औजार था लड़ने के लिए, क्योंकि वो वायलेंस पे कभी भरोसा करते ही नहीं थे। हालांकि मुल्क ने तो उनके मरने के बाद काफ़ी वायलेंस देखी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वायलेंस कोई माने नहीं रखता। इस पर जैसे हम कह चुके हैं कि बुद्धिज़्म का काफ़ी असर रहा है महात्मा गांधी की ज़िंदगी पे, और कोई भी मज़हब, उन्होंने तमाम मज़हबों का मुताला किया, तो किसी मज़हब में जो है ईसा मसीह की तालीमात, जी हाँ, किसी भी मज़हब में इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है वलक़ज़ुल मिनल गैज़ वलफ़िन नास। तो महात्मा गांधी जी की लाइफ में जो है सत्याग्रह का काफ़ी रोल रहा है, और हर एक मरहले पर वो सत्याग्रह को सामने ला के मतलब अपना आगे वाला कदम उठाते थे। जी, ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जितनी भी तहरीकें इससे पहले चली थीं, और जब वो बंदूक के ज़रिए से या तलवार के ज़रिए से या ताकत के ज़ोर से, तो उसको बुरी तरह से फिरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, कुचल दिया था।
तो शायद वो नेशनल हिस्ट्री या कौमी तारीख से उन्होंने ये बसीरत हासिल की थी कि अब तशद्दुद के ज़रिए से हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। जी 1857 में भी काफ़ी लोगों को मारा, वो नाकाम हो गई थी गदर, बिल्कुल जिंदा एग्जाम्पल थी उनके सामने, एक मिसाल थी। और उनके सियासी पीरो मुर्शद गोपाल कृष्ण गोखले थे और उन्होंने भी उन्हें यही हिदायत दी थी कि आप समझे कहने पहले अपने मुल्क के हालात का जायज़ा लें। और 1 साल तक महात्मा गांधी सारे मुल्क का दौरा करते रहे और मुतालिया करते रहे, स्टडी करते रहे और फिर कौमी तारीख से भी उन्होंने काफ़ी सबक लिया और उनकी तहरीक कामयाब हुई। एक ख़ास बात यह है डॉक्टर, मैं बिलग्रामी से जानना चाहूँगा कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई ओहदा कबूल नहीं किया जी। और 15 अगस्त 1947 के दिन वो दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ते में थे जहाँ फसादात हो रहे थे जी। फसादात की चिंगारियों को बुझाने में, वो शरारों को बुझाने में मसरूफ़ थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। और फिर आखिरी जब दिल्ली वापस हुए तब भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा शोरिश थी, गड़बड़ हो रही थी। उन हंगामों के फ़रोग़ करने के लिए महात्मा गांधी ने मर्म बरत रखा और उन्होंने ऐलान किया कि ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि ये फसादात ख़त्म ना हो। और उसी दौरान उन्हें शहीद कर दिया गया। मुल्क आज़ाद हो गया, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ये हो रहा, लेकिन महात्मा गांधी कलकत्ते में सोगवारों के गम को बांटने में लगे हुए हैं। इसीलिए कि इतने लोग मर गए थे उसमें, काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से आज़ादी मिले ताकि इतने लोग मर जाएं। वो तो नॉन वायलेंस, अहिंसा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। तो वो चाहते थे कि आज़ादी भी इस तरीके से मिले जहाँ पर लोगों के जानों के नुकसान ना हो। सही, ये चाहते थे वो। बैनुल अक़वामी सतह पे देखा जाए तो महात्मा गांधी जैसा दूसरा नेता नहीं, कोई नहीं, बेनज़ीर तमाम कौमों को अगर देखा जाए कहीं नहीं। अब देखिए प्रोफेसर साहब के नवाखाली में जब फसादात का सिलसिला रुक नहीं रहा था तो महात्मा गांधी खुद बनफ्स नफीस वहाँ पहुँच गए और पैदल गली गली कूचा कूचा जाते हैं, घर घर जाते हैं और लोगों को तलकीन करते हैं, समझाते हैं। और 4 महीने क़याम करते हैं नवाखाली में वो। और जो काफ़ी फौज या अफवाज मतलब काम नहीं कर सकते थे, वो उनका सत्याग्रह कर सकता था, वो अकेला एक ऐसा वेपन उनके पास था कि वो मतलब बड़ी जद्दोजहद में भी इसका लोगों को थ्रेटन करते थे कि भाई मैं सत्याग्रह पे जाऊंगा, तो लोग इससे डरते थे और वो करते भी थे, जैसा बोलते थे वैसा करते भी थे। वो सिर्फ आर्म चेयर फिलोसोफर या थिंकर नहीं थे, अमली समझे कहने कायद रहनुमा थे वो। एक चीज़ ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में एक नाज़ेबा फ़िक्रा कहा था जो तारीख में आ चुका है, इंडियन फ़कीर कहा। वो इंडियन फ़कीर नहीं थे, वो दरवेशाना उनके अंदर सिफ़ात थीं और वो साबरमती के संत थे और हमारे राष्ट्रपिता हैं वो। और उन्होंने जो वो लायन क्लॉथ जो ज़ेब करनी शुरू की तो सारे गरीब महरूम हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों से खुद को उन्होंने आइडेंटिफाई शिनाख्त की, उनकी पहचान बनाई। इनफैक्ट मास मूवमेंट को बनाने में उनका एक अहम रोल जो रहा, तो उनके लिबास का भी एक असर था, काफी बहुत बड़ा असर है। इस किस्म का लिबास किसी सियासतदान का कोई भी नहीं पहना सियासियत में नहीं था। और एक चीज कि क्वीन विक्टोरिया से मिलने के लिए भी वो पैंट और कोट पहनने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मैं जैसा हूँ वैसे ही जाकर मिलूं। बिल्कुल, लंकाशायर में हम कह चुके कि लंकाशायर में भी जब वो गए तो उनको पहले काफ़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी होस्टिंग की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मजदूरों के साथ लंकाशायर में रहूँगा। और मलिक उज़्मा बरतानिया ने जब उनसे मुलाकात का वो किया, जैसा कि आपने फरमाया, तो उनके एडीसी को महात्मा गांधी ने कहा कि एक कोट एक पैंट मेरे लिए नहीं, 40 करोड़ लोगों के लिए कोट और पैंट चाहिए, तब मैं वो पहनकर ज़ेब करूँगा और फिर मलिक उज़्मा से मिलूँगा। तो ये जो जज्बा था महात्मा गांधी का अपने अवाम के ताल्लुक़ से, अपने मुल्क के ताल्लुक़ से, बिला लिहाज़ मज़हब मिल्लत, महात्मा गांधी ही एक ऐसे कायद हैं जिनके दिलो दिमाग में और कहीं भी हल्का सा शायबा भी इम्तियाजी सलूक का बिल्कुल नहीं था। और सारे लोगों को वो जो ये बोलते थे मसावात, बिल्कुल समाजी सब एक हैं, खुदा के मखलूक हैं और सबको एक जैसा रहना चाहिए। दर्जाबंदी के बिल्कुल ही वो खिलाफ और ना कोई मजहबों को फ़िरक़ा वाराना तकसीम करते थे, वो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं।
खिलाफत तहरीक की उन्होंने मुकम्मल तायद की और मुसलमानों का साथ दिया। और जब उन्होंने 21 दिन का जब व्रत रखा एक दफ़ा, तो मौलाना मोहम्मद अली के मकान में रखा जी, ताकि सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया देख सकेगी एक मुसलमान के घर में वो व्रत रख रहे हैं। और जब व्रत तोड़ने का वो मौका आया तो उन्होंने कहा कि एक एंड्रोस को बुलाया, ईसाई थे वो, उनको बुला के कहा कि देखिए मेरे व्रत जब तोड़ने का वक्त आएगा फास्टिंग का, तो उस वक्त आप इंजील मुक़द्दस से आप कोई चीज़ें पढ़िए। फिर उसके बाद इमाम साहब से कहा कि आप कुरान शरीफ के पहली सूरत को आप पढ़ें, सूरह फातिहा को। और फिर विनोबा से कहा कि आप उपनिषद से कुछ श्लोक पढ़ें, और राधा कृष्णा से कहा कि आप जो है गीता से कुछ पढ़ें। इस तरह से जब 3 बजे के करीब जब वो अपना फास्ट या व्रत तोड़ रहे थे, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने अपने हाथ से संतरे का रस पेश किया और महात्मा गांधी ने उसे नोश फरमाया और अपने समरे के व्रत का इख्तिताम किया। तो ये जो जज्बा है उनका, इत्तेहाद का, एकजहती का, किसी इंसान में नहीं मिल सकता, क्योंकि हर मजहब को वो उतनी ही अहमियत देते थे जो कि वो अपने मजहब को देते थे। हर मजहब के साथ उनका मजहब ही इंसानियत था। बिल्कुल, मजहब इंसानियत था। स्वदेशी तहरीक के बारे में भी, स्वदेशी तहरीक के बारे में कुछ कहिए आप। स्वदेशी तहरीक बहुत ही अहम हिस्सा है जंग आज़ादी का, क्योंकि जब गांधी जी ये देखे कि हिंदुस्तान के माशी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बरतानवी लोग खाम माल बरतानिया भिजाते थे, वहाँ से अशिया बनते थे, फिर हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा दामों पर उसको ख़रीदना पड़ता था। तो ये डॉक्टर साहब, महात्मा गांधी रोज़ाना दोपहर में 1 घंटा चरखा काटते थे, चाहे वो सफर में हो या हज़र में हो या किसी तहरीक में हो, या 1 घंटा वो चरखा काटते थे। तो यहाँ के जो माशी हालात थे उसको सुधारने के लिए उन्होंने चरखे का फ़रोग़ दिया और लोगों में ये जज्बा पैदा किया कि वो बैरूनी अशिया इस्तेमाल करें और विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करें। और ये जो स्वदेशी तहरीक थी, गवर्नमेंट के सतह पर भी बहुत ज़्यादा हलचल मचाई थी। जैसे कि हम देखेंगे कि माशी तरीक़े से जो कि विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करना, और सियासी लेवल पे, सतह पे वहाँ के कई लोग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे देते थे, या तालीमी इदारों में नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट 1920 में चली, तर्क मावलात, ये इत्तला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी महात्मा गांधी को। वो रेल में सफ़र कर रहे थे, उनको जाके तकरीर करना था, हिंदुस्तानी में उतना इजहार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मौलाना नॉन कोऑपरेशन को उर्दू में क्या कहेंगे, तो उनके तर्क मावलात। तो तर्क मावलात में सिर्फ दरसगाहों का मुखातिया नहीं है, अदालतों का या अस्पतालों का, बल्कि उसके साथ साथ बैरूनी मसनूआत का भी मुखातिया है। बिल्कुल, लोग अपने पास से लोग चीजें लाकर जलाते नजरियातिश। बिल्कुल, अंग्रेजों के दौरान हमारी जूट और स्टील इंडस्ट्री का काफी दबदबा था, लेकिन उसका पूरा मुनाफा अंग्रेजों के हाथ चला जाता था। दोनों, क्योंकि हम कॉलोनियल सब्जेक्ट ताजिर दोनों हाथों से यहाँ की हिंदुस्तानी दौलत लूट रहे थे। छोटी मसनूआत की जितनी सनतें हिंदुस्तान की थी, बहुत ज्यादा मुतासिर, बर्बाद हुई, बहुत ज्यादा मुतासिर। बिल्कुल, हमारे हुनरमंद फनकार सब बेरोजगार हुए। नाज़रीन इकराम, अभी आपने शुरुकाए महफिल से महात्मा गांधी की सीरत, शख्सियत और कारनामों के बारे में सुना। महात्मा गांधी 79 बरस तक बाक़ायद हयात रहे। इस तवील अरसे में कई वाक़यात और हादसात हैं। हमने सिर्फ चंद एक वाक़यात का अहाता किया है और बहुत सी बातें हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है। वक्त ने हमें ज़्यादा मोहलत नहीं दी। महात्मा गांधी को गुजरे हुए 62 बरस हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी दुनिया से रुखसत हुए हैं, पर्दा फरमाए हैं। महात्मा गांधी के अफकार आलिया पर वक्त की धूल नहीं जम सकी। वो आज भी तरोताज़ा, तवाना और ताबनाक हैं और हमेशा रहेंगे और हमारी कौमी ज़िंदगी को बागो बहार बनाते रहेंगे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।